नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र की। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस बार का सत्र कई मायनों में अहम होने जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है। मानसून सत्र में क्या क्या खास होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो गया है। ये विष्णुदेव सरकार का पहला मानसून सत्र होगा, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। मानसून सत्र की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इस मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय लेने जा रही है। 22 जुलाई को होगी मानसून सत्र की शुरुआत। मानसून सत्र में कई विधेयक लाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। निकाय चुनाव पर भी सरकार विधेयक लाएगी। प्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्ष को चुन सकेगी जनता। नक्सलवाद पुनर्वास नीति पर भी संशोधन विधेयक लाएगी सरकार। आबकारी के नियमों में भी संशोधन करेगी सरकार। नई शिक्षा नीति और नई उद्योग नीति लागू करने की भी तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र में कानून में संभावित बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। कानून में संशोधन करना, चलती योजनाओं को बदलना, यही सरकार का लक्ष्य है। 6 महीने में सरकार का कोई भी विजन नहीं दिखा है। देखिए, यह सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इस सरकार के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। कानूनों में संशोधन करना, चलते हुए योजनाओं को बदलना, यही इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस सरकार का भी 6 महीने में कोई भी विजन नहीं दिखा है। विधानसभा के मानसून सत्र में जहां सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है, जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे, वहीं मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करते हुई नजर आएगी। कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलौदाबाजार मामले को लेकर घेरती हुई नजर आएगी। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने नाम नहीं बदला, बीजेपी दल को ही समाप्त कर देती है। नाम तो उन्होंने बदला, नरवा गरवा गुरवा बारी, लेकिन बजट था ही नहीं। बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो पूरा करेगी। देखिए, कानून से कांग्रेस को डर लगता है, क्योंकि अपराधीकरण कांग्रेस में ज़्यादा है। इसलिए हर कानून, जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में घबराहट हो जाती है। मुझे लगता है आज नहीं, 6-8 महीने पहले ये सब संशोधन आ गए थे, विधेयक आ गए थे, और इसका अब 1 जुलाई के साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कि एक अंग्रेजों के ज़माने, उसके बाद से अनेक ऐसे संविधान के अंदर ऐसे कानून थे जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका कोई काम नहीं था। इसलिए उन कानूनों को समाप्त किया गया है और नए तरीके से, नई व्याख्या के साथ में 1 जुलाई से नए प्रावधान लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार जहां विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरती नजर आएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हित में क्या फैसले लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात होगी इंदौर की, जहां एक युवा नेता की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई है, कौन कौन आरोपी हैं, जिसकी हत्या हुई है वो कौन था, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। शहर में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है। बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या जेल रोड स्थित गणेश मंडल सभागृह के सामने हुई है। हत्या के बाद मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हत्या का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये हत्या तब हुई थी जब मोनू कल्याणी आज सुबह भगवा वाहन रैली निकालने वाले थे, जिसके लिए वे चौराहे पर देर रात बैनर पोस्टर लगवा रहे थे। तभी बाइक सवार 2 युवक मोनू के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर मोनू के सीने पर गोली मार दी और वहां से भाग निकले। वहां मौजूद मोनू के दोस्त जब बचाव के लिए आए तो उन पर भी बदमाशों ने फायरिंग कर दी
और वहां से भाग निकले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिमन बाग के आगे जेल रोड पर गणेश मंडपम के बाहर। यह वो जगह है जहाँ पर मोनू कल्याणे का मर्डर किया गया था। गोली लगने के बाद जो खून निकला था वो स्पॉट पे खून भी नजर आ रहा है। इस रोड पर मोनू कल्याणे अपने साथियों के साथ में भगवा झंडे और बैनर लगा रहे थे। आज उनकी भगवा यात्रा निकाली जानी थी, उस यात्रा की ही तैयारी चल रही थी। देर रात तैयारी करते वक्त ही उनको गोली मार दी गई। हर साल मोनू कल्याणे इस रैली का आयोजन किया करते थे और इसी के ये बैनर लगे हुए हैं। भगवा यात्रा निकाली जाती थी। ये पूरी वारदात अर्जुन पथरोड और पीयूष पथरोड द्वारा अंजाम देने की बात कही जा रही है। मोनू को गोली लगने के बाद उनके दोस्त नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले मोनू ने ही अर्जुन को थाने से छुड़वाया था। अर्जुन और मोनू के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। जिन बदमाशों ने मोनू कल्याणे की हत्या की है वो उसके ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। करीब 4 दिन पहले बदमाश अर्जुन और पीयूष ने उनके घर को खाली कर दिया है। तो वहीं मोनू को गोली लगने की खबर लगते ही उनके घर वाले बदहवास हो गए और जैसे ही उनको पता लगा कि हत्या कॉलोनी के रहने वाले ने की है तो उनके परिजनों ने कॉलोनी में हंगामा कर दिया। गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। इंदौर में देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके गुस्साए साथियों ने जो आरोपी है पीयूष और अर्जुन, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद यह पूरी वारदात प्री प्लानिंग के साथ दी गई थी, क्योंकि जो आरोपी है उनके परिजन पहले ही यहां से घर छोड़कर जा चुके थे। मोनू कल्याणे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के खास थे। मोनू हर साल अपने इलाके में भव्य कार्यक्रम करवाते थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य लोग भी शामिल होते थे। मोनू भाजपा के बड़े नेताओं के भी करीबी थे। ऐसे में इस घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कार्रवाई कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम करता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, हमारी इच्छा हो। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात हो गया। मौके पर एक डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी और 3 एएसपी और साथ ही करीब 6 से 7 थाना प्रभारी भी मौजूद थे। फिलहाल इस मामले में दोनों ही आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग टीम भी बनाई गई है। पुनीत विजयवर्गीय की खास रिपोर्ट विस्तार न्यूज के लिए। अब बात करेंगे सरगुजा संभाग की, जहां नदियों से रेत का अवैध खनन बेखौफ चल रहा है। माफिया दिन दहाड़े मजदूरों के माध्यम से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं यूपी और झारखंड राज्य के अलग अलग इलाकों में रेत की सप्लाई की जा रही है। कई माफिया ऐसे हैं जो बारिश के दिनों में रेत की बिक्री के लिए अवैध तरीके से भंडारण कर रहे हैं। जानकार अफसरों को भी है, ये जानकारी अफसरों को भी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही और नदियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तरस रही हैं। देखिए, सरगुजा जिले के अलग अलग नदियों में रेत का अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्री मानसून आने के बाद भी नदियों में रेत का खनन बंद नहीं हुआ है और माफिया रेत का अवैध तरीके से अलग अलग इलाकों में ले जाकर भंडारण कर रहे हैं। और बरसात में जब रेत नदियों से नहीं निकल पाएगा तब उसे ऊंचे दामों पर बेचेंगे। देखिए रिपोर्ट किस तरीके से रेत का अवैध खनन चल रहा है और प्रशासनिक अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। सरगुजा संभाग में पिछले 4 महीने से रेत का अवैध खनन तेजी से बढ़ा है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिले में 50 से अधिक अवैध रेत घाटों में रेत का अवैध खनन बेखौफ चल रहा है। माफिया कहीं जेसीबी लगाकर तो कहीं मजदूरों के माध्यम से रेत का खनन कर रहे हैं। इसकी जानकारी जिले के अफसरों को भी है, लेकिन कई माफिया राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, जिसकी वजह से अफसर भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। अब अंबिकापुर से 35 किलोमीटर दूर अंबिकापुर बिलासपुर हाईवे में स्थित रेड नदी को ही ले लीजिए। यहाँ से हर रोज रेत का खनन कर परिवहन किया जा रहा है।
लेकिन अफसर इस हाईवे से हर रोज गुजर रहे हैं पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अंबिकापुर से महज 35 किलोमीटर दूर है जजगा गांव और उस गांव से बहती है रेड़ नदी और उस रेड़ नदी का क्या हाल हो रहा है। रेत निकाला जा रहा है। इस नदी को आप देख सकते हैं कि जो नदी है रेत से अकूत भरा हुआ है और लेकिन यहाँ माफियाओं की नज़र पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलाका है ये आपका नेशनल हाईवे में है। बिलासपुर अंबिकापुर रोड है, उस नदी उसके बीचों बीच आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है और यहाँ से रेत अंबिकापुर जाता है, लेकिन इसको रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि नदी में अब पानी आ गया है। पूरा नदी धीरे धीरे मानसून प्री मानसून के बाद लबालब होने की स्थिति में है, लेकिन माफिया उसके बाद भी इससे बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार रेत का यहाँ पे अवैध उत्खनन चल रहा है। स्थानीय ग्रामीण सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत है और अधिकारी कई बार दिखावे के लिए रेत परिवहन में लगे वाहनों को जब्त करते हैं, लेकिन इसके बाद छोड़ देते हैं और फिर माफियाओं के वाहन रेत के परिवहन में छूट जाते हैं। कहाँ बालू ले जाते हैं यहाँ से? अंबिकापुर। अच्छा, कौन सेट के है गाड़ी? नहीं जानो। अच्छा, तो रोज कितना गाड़ी बालू ढोता है यहाँ से? वही दो तीन गाड़ी पूरा गर्मी भर। अच्छा, तो यहाँ कोई गाड़ी नहीं पकड़े रास्ता में, रोड में जब चले गाड़ी? अरे पकड़ाते कभी कभी तो पकड़ाता है तो तुरंत छूट जाता है। अरे तब पकड़ाएगा, थाना वाला भी वही हाँ? कैसे जल्दी छूट जाता है कि कैसे फिर तुम लोग आ जाते दूसरे दिन तुरंत? नहीं तो बातचीत करते हैं ना और आगे मालिक लोग पैसा ले लेते होंगे ऊपर में? पता नहीं। अच्छा, पैसे देते होंगे। अच्छा, तो अधिकारी लोग आते हैं कि नहीं आते हैं देखने? यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आता। अधिकारी आता तो ऐसे होता, झारखंड माल जाता है यहाँ से छत्तीसगढ़ का। अब तो देख रहे हैं रात दिन तो लोग यहीं रहते हैं बगल में, बाहर अलग बात है। और ट्रैक्टर वाले रोज कितना उठता होगा यहाँ से? हाँ? अगर सुबह शाम कम से कम डेली 300 ट्रैक्टर से कम माल नहीं उठता है यहाँ से। पूरा नदी गड्ढा बन के देख रहे हैं, पानी पीने के लिए आदमी तरस रहा है। बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा जिले में माफियाओं का है नदियों पर कब्जा। 3 जिलों में 50 से अधिक रेत की अवैध खदान है। 3 जिलों में हर रोज 2500 ट्रैक्टर ट्रॉली और टीपर से निकाली जाती है रेत। एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत की कीमत है करीब 1500 रुपये। अंबिकापुर में रेत डंप कर ट्रकों में भरकर भेजी जाती है यूपी। ट्रकों में भरकर यूपी में 50 से 70 हजार रुपए में बिकती है रेत। माफिया रेत का खनन नदियों से अब तब कर रहे हैं जब एनजीटी ने 15 जून के बाद रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन माफिया बरसात के दिनों में रेत बेचने के लिए डंप कर रहे हैं। कई माफियाओं ने तो नदी से रेत निकालकर उसे जंगल में डंप कर दिया ताकि अफसर की नजर न पड़े। ये माफिया इस डंप रेत को तब अधिक रेट में बेचेंगे जब नदियों में पानी भर जाएगा। खनिज अधिकारी, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और साथ में पुलिस विभाग, तीनों की एक संयुक्त टीम बना दी गई है और रेत उत्खनन वाले जगहों पे जो अवैध, जहाँ पे अनुमति, बिना अनुमति के रेत अवैध उत्खनन होगा उन पे कार्रवाई के लिए कहा गया है। हम लोग इन पे अपने पटवारी कोटवारों को लगा के रखे हैं। जहाँ जहाँ पे नदी किनारे रेत उत्खनन होते हैं और जहाँ का अभी लीज नहीं हुआ है उन सभी जगहों पे अगर हमको सूचना मिल रही है तो हम वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। रेत का अवैध खेल कब खत्म होगा और अधिकारी कब जागेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन रेत माफियाओं को संरक्षण राजनीतिक लोगों का भी है। यही वजह है कि अधिकारी सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और कुछ अधिकारी माफियाओं से ही साठगांठ कर बैठे हैं। पूरा हालात देखकर तो यही लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं। अब सुकमा में नक्सलियों की करतूत का पर्दाफाश हुआ। कोरजागुड़ा जंगल से नकली नोट के सैंपल बरामद हुए हैं। प्रिंटर की स्याही भी बरामद की गई। लोकल मार्केट में नकली नोट खपा रहे थे और भरमार बंदूक, वायरलेस सेट, विस्फोटक भी बरामद हुआ है। जिला बल, डीआरजी और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो सुकमा में नक्सलियों की करतूत का पर्दाफाश हुआ। प्रिंटर स्याही भी बरामद हुई। लोकल मार्केट में नकली नोट को खपाने की तैयारी थी। नकली नोट खपाए भी यहां पर जा रहे थे। हाँ, काफ़ी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो
ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बिजली की अव्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। संगठन स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने जा रही है। वहीं प्रदर्शन की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। कौन कौन से प्रदर्शन होंगे इसमें, इस रिपोर्ट में देखिए आप। निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है, बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी की जा रही है और कई इलाकों में 3 से 4 दिनों तक बिजली नहीं आती, जिसको लेकर कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। हर जिलों में, हर गांव में, हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है। उसके कारण छत्तीसगढ़ का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम में 8.5% की बढ़ोतरी कर दिया। 24 घंटे बिजली वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव से पहले हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को भुनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। बढ़ते बिजली बिल और कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसकी रूपरेखा की तैयारी भी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता प्रदर्शन का मोर्चा संभालेंगे और प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहकर की। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहते किया, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने उस कामों पर मोहर नहीं लगाई। फ्री बिजली, उसमें भी गफलतबाजी, नरवा गरवा घुरवावाड़ी, उसमें गफलतबाजी, गोबर वाले मामले में गफलतबाजी। तो मुझे लगता है इसका कहीं जन आक्रोश नहीं है, कहीं कोई एक आम पब्लिक नहीं कर रही। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ये अपने को जीवित रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो भी केवल बातों में कर रहे हैं। सड़क पर आने की इनकी बकत नहीं है। सड़क पर ये 50 आदमी से ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई है। ऐसे में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। स्वास्थ्य कर्मी सामुदायिक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दरअसल जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 जून से धरने में बैठे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का धरना आज भी जारी है, जिससे गांव में स्थित उप स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र में काम प्रभावित हो रहा है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। आज यहाँ 5वां दिन है। हम लोग यहाँ मतलब दूसरे जिले से आए हुए हैं। हम लोग स्थानांतरण का सुविधा चाहते हैं ताकि हम अपने गृह ग्राम में जा सकें। और आए दिन अखबार में मतलब बहुत से केस आते रहते हैं बलात्कार का, मर्डर का। वो सब चीज़ ना हो करके हम अपने गृह ग्राम में रहना चाहते हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हम यहाँ धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। कवर्धा के रोहा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर लाखों रुपयों के गबन का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से 800 रुपये में मिलने वाली स्ट्रीट लाइट 4000 रुपये में खरीदी गई, लेकिन 15 दिन के अंदर ही खराब हो गई, जिसकी वजह से सभी ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं विस्तार न्यूज के सवाल पर जनपद पंचायत अधिकारी ने मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। 1 लाख रुपया निकाल के खा गए, तो लाइट नहीं जले हमारे गाँव में।
सब फैल हो गए, एक चीनी जल रहा है। कौन निकाल के पैसा खा दे? सरपंच और कौन खा है? नांगरी मन चाहे लाइट लगाए ला, कोई नहीं जा सके भाई। एमा अतका खन रुपया पंचायत से निकाल के एकरा प्रति मतलब अपन गांव प्रति एमा जलाए हो जे करके एना अतका खन घोटाला करे है, अतका खन पैसा लाख से 1.5 लाख रुपया तक मोला अनुमानित है। आपके माध्यम से ऐसी सूचना जो है हमको प्राप्त हुई है, इसके संबंध में जो भी आवश्यक जांच है वो करवा लेते हैं और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं एमपीपीएससी की प्रीलिम्स के आज पेपर हो रहे हैं और इस परीक्षा में लगभग 1,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं। ये परीक्षा 2 शिफ्टों में हो रही है। पहली शिफ्ट के पेपर में शामिल होकर निकले उम्मीदवारों से विस्तार में उससे बातचीत की है। सुनिए पेपर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विद्यार्थी। एमपीपीएससी प्री का पेपर हो चुका है। एग्जाम देकर जो छात्र निकल रहे हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पुलकित। पुलकित जी, कैसा एग्जाम रहा आपका पेपर? पेपर थोड़ा ठीक था, मतलब टफ था, आया था पेपर। कैसे कैसे सवाल थे, क्यों टफ? क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड थे ज़्यादा, जो एमपी के जो ट्राइब्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, पॉलिटी के थे। अच्छा, पेपर लीक होने का भी मामला उठ रहा था। जो पेपर लीक वायरल हो रहा था उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आए? नहीं, ऐसा मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैंने उस बारे में कुछ देखा नहीं है, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। परीक्षा होने से पहले कल तक कुछ टेलीग्राम से पेपर वायरल हो रहे थे, उनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस थे। क्या आपने देखा था वायरल पेपर? मैंने तो सुना ही नहीं, तो मैंने इस बारे में नहीं सुना। क्वेश्चन के हिसाब से समय जो दिया गया था सही था? हाँ, टाइम तो ठीक था, टाइम तो मोर देन सफिशिएंट था। ऑफलाइन मोड में था, सही समय में पेपर स्टार्ट हुआ, आपको एमआर सीट वगैरह सब सही समय? सब सही था। इस बार आयोग ने स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस है उनका बहुत अच्छे रेज किया है। मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम संस्थान के बारे में कह सकते हैं, यहाँ की जनजातियों के बारे में कह सकते हैं, यहाँ के लोक कथाएं, लोक नृत्य के बारे में कह सकते हैं, इस पर ज़्यादा जोर दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सुविधाओं में असुविधा किसी प्रकार की नहीं हुई। बाकायदा समय से हमको एंट्री दे दी गई थी, OMR शीट टाइम पे दे दी गई थी, बाकायदा क्वेश्चन पेपर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। किसी भी प्रकार की असुविधा मुझे अनुभव नहीं हुई। चलिए, तो ये छात्र हैं जो पेपर देकर निकल रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार का जो पेपर था उसमें प्रश्न जो हैं एमपीपीएससी के जैसे आते हैं वैसे ही रहे। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में ज़्यादा ध्यान दिया गया और अंदर की बात किया तो क्लासरूम में किसी प्रकार की असुविधाएं इस बार छात्रों को नहीं देखी गई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद में आज नीट का री एग्जाम हो रहा है। इस एग्जाम में नीट यूजी परीक्षा परिणाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद के दल्ली राजहरा स्थित DAV स्कूल में परीक्षा हो रही है और परीक्षा केंद्र पर पहुंचे छात्रों से हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने खास बातचीत की है, सुनिए आप। देश भर में नीट एग्जाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज एक बार फिर नीट का एग्जाम होने जा रहा है और आज नीट यूजी का एग्जाम होने जा रहा है और जिसमें देश भर के 1563 जो छात्र हैं वो एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम में छत्तीसगढ़ के 602 बच्चे शामिल होंगे। हम अभी इस वक्त जो है बालोद के दल्ली राजहरा DAV स्कूल परीक्षा केंद्र पर है। यहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर जो है 185 बच्चे जो हैं इस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि बालोद वही जगह है जहाँ पर बच्चों को गलत प्रश्न पत्र बांटे गए थे, जिसके एवज में बच्चों को भरपाई के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे NTA के द्वारा। 5:30 बजे तक ये एग्जाम चलेगा और उसके बाद जो ये पूरा जो परीक्षा का प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो परीक्षा होती है वो किस तरीके से होती है, किन सुरक्षा व्यवस्थाओं में होती है, क्योंकि ये वही परीक्षा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग गए थे, जिसके बाद आज से फिर जो है री परीक्षा आयोजित की जा रही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। नीट गड़बड़ी मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और इस मामले पर अब कांग्रेस हमलावर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने नीट मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई से लग रहा है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई। वहीं उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर वापस एग्जाम करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीट के जनमत से केंद्र सरकार घबरा गई। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश का जनमत नीट परीक्षा की गड़बड़ियों के खिलाफ सामने आया है, केंद्र सरकार घबराई तो हुई है,
लेकिन क्योंकि गड़बड़ी सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया है, इसलिए अभी भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। नीट पीजी की परीक्षा को रद्द किया है, लेकिन नीट यूजी की परीक्षा को भी तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और फिर से परीक्षा लेना चाहिए। यह भारत के 25 लाख से अधिक बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चे दिन रात एक करके, मासूम किशोर बच्चे नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं, और ऐसे में यदि परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा, परीक्षा प्रणाली यदि अविश्वसनीय रहेगी तो बच्चों के भविष्य अंधकार। सिवनी मामले को लेकर डॉक्टर मोहन यादव सख्त हैं। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी गंभीर है, सीएम का ऐसा कहना है। सिवनी बॉर्डर का इलाका है और यहाँ बड़ी घटना घटी है। जांच के लिए एडीजी स्तर के अफसर का दल भेजा गया है, सीएम का कहना। वहीं सीएम ने आगे कहा कि दल की रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत गंभीर है और ये हमारे अपने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हमारे अपने जैसे गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक सिवनी में थोड़ी इसकी, चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की गई। उधर पन्ना में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां मनरेगा के काम मशीनों से करवाए जाते हैं, तो वहीं राशन वितरण में भी धांधली है। हितग्राहियों को महीनों राशन नहीं मिलता, जिसके चलते कई परिवार दाने दाने को मोहताज है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के ग्राम अमचुई का है, जहां ग्रामीण राशन लेने 8 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल रानीपुरा पहुंचते हैं तो दुकान पर ताला लगा रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इन्हें 3 महीने का राशन नहीं मिला, जिसके चलते ये काफी परेशान। सर, हमको ये दिक्कत है कि 4 माह से हमारे गरीबों को राशन नहीं मिला। वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, आते हैं, साधन भी नहीं है आने जाने का। 6-7 किलोमीटर की दूरी पे हम आते हैं यहाँ, और वापस महिलाएं भी पैदल जाती हैं, बुजुर्ग भी, विकलांग भी, सूरे भी, जिनको दिखता भी नहीं है वो भी आते हैं और वापस चले जाते हैं। कितने महीने का राशन आपको नहीं मिला? 4 माह से नहीं मिला है सर। कितने महीने का राशन आपको नहीं मिला? 3-4 माह से नहीं मिल रहा है। तो आपने मंगाया नहीं है? आते थे, चले जाते थे। क्या बोलते हैं संबंधी जन? ये बोलते हैं कि अगले दिन आना, या हर माह में, पिछले माह में आना, अगले माह में आना। क्या जिला प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? जिला प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमें हर माह में राशन दिया जाए। गरियाबंद में पिछली सरकार ने पिछले शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल जतन योजना के तहत 40 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसके तहत आरईएस विभाग को जिले के 1413 स्कूलों की मरम्मत करना था, लेकिन मरम्मत का काम पूरा करने में विभाग नाकाम साबित हुआ है। आरईएस विभाग जहां इस मामले में संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की बात कर रहा है, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था की बात करते हैं। 872 में 683 काम कंप्लीट हो गए हैं। केवल अभी 189 काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। दो ठेकेदार का अगर 8-10 काम जो पूरा नहीं हो पा रहा है उसको रिटेंडर करके दूसरे ठेकेदार से काम करवाया जाएगा। इन 1325 कामों में से लगभग 537 काम पूर्ण हो चुके हैं और 171 काम किसी कारणवश जो दूरस्थ अंचल के थे वो स्टार्ट नहीं हो पाए। जो कंप्लीट होते जा रहे हैं, भवन में कुछ रिपेयरिंग वाले भी थे, माइनर रिपेयरिंग थी, फर्श वगैरह, वो सभी कि हम लोगों को सीसी प्राप्त हो गई और काम उस पर बैठने के लिए शाला सत्र प्रवेश में बैठने के लिए बच्चों को उपलब्ध हो पाए हैं। वहीं डिडौरी के कोटझिर गांव से सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां सूबेदार नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने बताया कि आरोपी और उसका बेटा लड़ाई कर रहे थे और इसी बीच उसके पिता बीच बचाव करने गए, जो आरोपी को नागवार गुजरा और आरोपी रामदयाल ने बंदूक से सूबेदार को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही सूबेदार की मौत हो गई। फिलहाल मेहदवानी पुलिस ने भरमार बंदूक समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। अपने बेटे के साथ लड़ाई कर रहा था तो मेरे पिताजी वहाँ गए थे बचाने के लिए, तो गोली मार दिया।
अब खबर उमरिया से है, जहां अवैध रेत भंडारण पर खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। खनिज विभाग ने पाली तहसील के ग्राम बलवई स्थित मुड़ना नदी के किनारे अवैध तरीके से निकाली जा रही रेत पर कार्रवाई की और अवैध रेत को जब्त कर एमडीओ के सुपुर्द कर दिया है। इसमें पाली तहसील में ग्राम बलवई के मुड़ेना नदी में अवैध रेत की शिकायत प्राप्त हुई थी हमें, तो उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। अभी 23 डग्गी और एक ट्रक हमने अभी जब्त किया है। अभी भी कार्रवाई वहां पे जारी है। तो मुड़ना नदी पर हो रहा था अवैध खनन। उमरिया से खबर आपको बता रहे हैं, खनन विभाग की कार्रवाई यहां पर अवैध रेत भंडारण पर खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। खनिज विभाग ने पाली तहसील के ग्राम बलवई स्थित मुड़ना नदी के किनारे अवैध तरीके से निकाली जा रही रेत पर कार्रवाई की। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर है, नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बनाया है। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने किया है आईईडी ब्लास्ट में कई जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बनाया है। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में कई जवानों के घायल होने की खबर है, वहीं 2 जवानों के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों के ट्रक को निशाना बनाया। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। जवानों का मूवमेंट वहां पर हो रहा था, जवानों के ट्रक को निशाना बनाया है नक्सलियों ने और आईईडी ब्लास्ट कर दिया। आईईडी बम फट गया। ब्लास्ट में कई जवानों के घायल होने की खबर भी है और 2 जवानों के शहीद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी घटना हम कहेंगे, एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। घात लगाकर नक्सली बैठे हुए थे, जवानों का मूवमेंट था वहां पर। नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बनाया। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में कई जवान घायल हुए हैं। कई जवानों के घायल होने की जानकारी, वहीं 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शहनवाज, एक बड़ी जानकारी है, घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी कायराना करतूत दिखाई। जी बिल्कुल सुमित, बता दें जो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुकमा और बीजापुर का सरहदी क्षेत्र जो है सिलगेर इलाके की एक घटना है। क्योंकि सिलगेर के समीप जो है सुरक्षा बल के जवान जो थे वो गश्त में निकले हुए थे और गश्त से लौट कर वे आ रहे थे, जिसके बाद नक्सलियों ने रोड पे आईडी ब्लास्ट करके जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया। और अब तक जो सूत्रों के हवाले जो खबर निकल कर आ रही है सुमित, उसमें बताया जा रहा है कि 2 सुरक्षा बल के जो जवान है, 2 जवान शहीद हो गए। ये बड़ी दुखद खबर है सुमित। फिर भी आपको बता रहे हैं कि सुबह नक्सलियों का एक बड़ा जो कैंप था उसको ध्वस्त किया गया, तो उसमें कई सारी चीजें सुरक्षा बल को मिली थी। और अभी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है और एक ट्रक को सीधे जवानों के गाड़ी को निशाना बनाया है। और उस गाड़ी में कई जवान जो थे सवार थे वो अपने घर की क्या उनकी संख्या, शहनवाज आपको पता है क्या उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी है शहनवाज की? ट्रक में कितने जवान सवार थे, कितने जवान घायल हुए हैं? हालांकि शहीद जवानों के बारे में जानकारी है कि 2 जवानों के शहीद होने की खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी कितने जवान ट्रक में सवार थे, इसके बारे में कोई जानकारी? आपको बता दें सुमित, जब सुरक्षा बल के जवान जो सुबह गश्त में निकले थे उस समय जो कुल जवानों की संख्या लगभग 200 थी। और इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है, जिस ट्रक को निशाना बनाया गया है उस ट्रक में कितने जवान सवार थे इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है सुमित। फिर भी जो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 15 से लेके 20 जो जवान है, इस दोनों आंकड़े के बीच में 15 से 20 जवान जो है घायल है सुमित। लेकिन कितने जवान उसमें सवार थे, उस गाड़ी में सवार थे, इसका कोई आंकड़ा अब तक निकलकर सामने नहीं आया है।
निश्चित तौर पर। और मैं शहनवाज, और जो ये बड़ी घटना घटित हुई है इससे कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बल, हमारे जवान भी अलर्ट हो गए होंगे और सर्च ऑपरेशन, सर्चिंग अभियान उस इलाके में चल रहा होगा, शुरू हो चुका होगा इस घटना के बाद से। जी बिल्कुल, बता दें जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ है, नजदीकी थाना जो है सिलगेर में सीआरपीएफ का कैंप है और वहां से जो है सीआरपीएफ के जवान और साथ ही जो कोबरा जो डीआरजी के जवान थे वो जो घटना स्थल की ओर रवानगी हो गए और चारों तरफ से एरिया को कवर कर लिया गया है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा और लगातार एरिया को सर्चिंग में डाला गया है और कई सारे जो जवान है जिला मुख्यालय से भी और आसपास के थाना से भी जो है घटना स्थल की ओर रवानगी हो गए हैं। जी ठीक है शहनवाज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और संजय ठाकुर हमारे सहयोगी जो कि नक्सलवाद को, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को बेहद करीब से जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बेहद बड़ी घटना, हम कहेंगे दुखद खबर भी सामने आ रही है कि 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों की कायरता हम कहेंगे इसमें। पिछले 5 महीने से लगातार नक्सली बैकफुट में थे। टेकलगुड़ा और सिलगेर के बीच जहां ये मुठभेड़, ये ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने, यही फोर्स ने 5 महीने पहले एक पुलिस कैंप खुला था जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद आगे नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ कुंवरती भी पुलिस कैंप खोला गया था। इस इलाके में कमांड आईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों द्वारा, जिसमें ये जो ट्रक है, जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें जवान राशन भर कर कैंप ले जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने इस ट्रक को अपना निशाना बनाया, जिसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। कई जवान घायल हैं। फिलहाल बैकअप पार्टी जो है वो उस इलाके तक पहुंच गई है, लेकिन अब भी जवान जो हैं वो उस इलाके में मौजूद है। यही वजह है कि अभी भी घटना की पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, वहां नक्सलियों की सर्चिंग जारी कर दी गई है, लेकिन क्योंकि नक्सलियों ने कमांड आईडी का उपयोग किया था, यानी कि नक्सलियों ने काफी दूरी में बैठकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया और यही वजह है कि आज जवानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। सुनिए, निश्चित तौर पर संजय, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक ट्रक में सवार होकर जवान जा रहे थे, उसमें ट्रक में सवार जवानों की संख्या के बारे में कोई जानकारी है कि कितने जवान अभी घायल हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? एक बहुत ही प्रारंभिक जानकारी भी निकल के आई है कि ट्रक में भरकर राशन ले आया जा रहा था, क्योंकि ये टेकलगुड़ा और कुंवरती की जो कैंप है, ये इलाके जो हैं ये नक्सलियों के बहुत ही मजबूत गढ़ में मौजूद है और यही वजह है कि यहाँ तक अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। और क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, इलाके में कई नदी और नाले हैं, हर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और यही वजह है कि आज ट्रक से भरकर राशन यहाँ ले आ रहे जवान द्वारा नक्सलियों ने यहाँ इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। फिलहाल भी जानकारी आई है कि नक्सलियों ने कमांड आईडी का उपयोग किया था, यानी कि नक्सलियों ने काफी दूरी से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। तो जो जानकारी फिलहाल निकली है, जानकारी इसमें कहा जा रहा है 2 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हैं। हालांकि घायल जवानों की संख्या का भी पता। खबर रांची से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं और आज उन्होंने यहां पर ICAR रांची के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और वैज्ञानिकों के साथ भी बैठक की थी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 सांसद भी शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर से सांसद तोखन साहू भी सांसद पद की शपथ लेने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से बातचीत के हमारे संवाददाता खुमन साहू ने। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं। सर, कल बड़ा दिन है, कहीं ना कहीं सांसद के रूप में आप शपथ लेने जा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के पद से राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है और ये जनता का आशीर्वाद है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत है, परिश्रम है, तपस्या है। उन सबकी मेहनत परिश्रम के परिणाम से आज लोकसभा में जाने का सौभाग्य मिला है। कल शपथ ग्रहण होगा तो निश्चित रूप से मेरे जैसे समान कार्यकर्ता के लिए बड़ी गौरव की बात है। शपथ लेने के बाद क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है सर? भारत का मान सम्मान जिन्होंने विश्व में स्थापित किए, जिन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया, अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम जिस माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, तो आने वाला समय विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करेगी। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसका सीधा सीधा फायदा
आम जनता को मिलेगा। बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है सर, गरीबों को आवाज़ देने का काम आप लोग करते हैं, कैसे काम करेंगे, कैसी प्राथमिकता रहने वाली है सर उसको लेकर? पहले ही कैबिनेट की बैठक में आवास की स्वीकृति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय ले चुके हैं। हर ज़रूरतमंदों को आवास मिलेगा, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, तोखन साहू जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हर कोई गरीब को जो है वो मकान देने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पूरी तरह से एक्शन में हैं। आज राजधानी भोपाल में उन्होंने उन जगहों का दौरा किया जिनका निर्माण उनके विभाग के तहत किया जा रहा है। इस दौरान उनसे विस्तार न्यूज़ ने बातचीत की है। सुनिए मंत्री राकेश सिंह का क्या कुछ कहना है। प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली एजेंसियों में लोक निर्माण विभाग भी है, जो विकास की इबारत खड़ी करता है। एक बड़ा ब्रिज भोपाल में बन रहा है। मंत्री जी हमारे साथ में, राकेश सिंह जी, हम उनसे जानेंगे और क्या लक्ष्य है भविष्य के वो भी जानेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया, कई समस्याएं आपके सामने रखी, एक पूरी भुजा जो अभी उसका पूरा नहीं हो पा रहा है और सितंबर तक पूरी होगी लगता नहीं है, आपको क्या लगता है? कोई भी कार्य करने के पहले एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के आधार पर समय सीमा तय होती है। लोक निर्माण विभाग की जो अपनी समय सीमा थी वो अपनी प्लानिंग के आधार पर थी, लेकिन जब उसमें बाकी के विभाग भी जुड़ जाते हैं, नगर निगम भी है या मेट्रो भी है, तो सारी कठिनाइयाँ मिलकर सबकी कठिनाइयाँ बन जाती हैं। उसके लिए मेट्रो वालों से भी बातचीत हुई है, उनके अधिकारियों से भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई है। ये तय हुआ है कि लगभग 20 सितंबर तक वो अपना काम पूरा कर देंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। नर्मदापुरम रोड यानी होशंगाबाद रोड पर एक बड़ी आबादी रहती है, वहाँ भी इस तरह के फ्लाईओवर की अब भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से कोलार में भी रहने वाला है, वहाँ के लिए कोई प्लानिंग है? देखिए, समय के साथ साथ ट्रैफिक और आबादी के बढ़ते हुए घनत्व के साथ साथ फिर ये निकाला जाता है कि उस रोड पर, उस स्थान पर ट्रैफिक कितना है, उसके आधार पर फ्लाईओवर डिज़ाइन होते हैं। तो मेट्रो के अधिकारियों से भी जो है आप बता ही रहे हैं, बात हुई है, वो अपना काम तेज़ी से कर पाएँ, इसकी भी मॉनिटरिंग करेगा क्या राज्य सरकार? करेगी, आप देखेंगे उसको? देखिए, ये जिम्मेदारी तो मेट्रो की अपनी है, सबके अपने अपने तरीके हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके काम में हम दखल नहीं दे सकते, हमारे काम में वो दखल नहीं दे सकते, लेकिन कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है और वो कोऑर्डिनेशन बन गया है और उस कोऑर्डिनेशन के साथ में कोशिश है कि समय सीमा के भीतर काम पूरा हो जाए। तो आपने सुना, मंत्री जी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन से ही काम बेहतर होता है और ये कोऑर्डिनेशन नगर निगम के बीच में, मेट्रो के बीच में और पीडब्ल्यूडी के बीच में बना रहे, इसकी कोशिश है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ। छतरपुर में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई। पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। बता दें कि 3 दिन तक पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और इस दौरान राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। सुबह हाथियों के दल ने किसान के कटहल, आम और केले की फसल को बर्बाद कर दिया। हाथियों ने खेत के किनारे बनी मचान को भी तोड़ दिया। देर रात हाथियों का दल इलाके में घूम रहा है, पुसलदा गांव पहुंच गया। बता दें कि लगभग 15 से 20 हाथियों का दल क्षेत्र में घूम रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल की ओर ना जाने के निर्देश दिए हैं आम जनता को, लोगों को। अब खबर है आगर मालवा से, जहां बीजेपी नेता माधवी लता नलखेड़ा मां बगलामुखी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन किए। साथ ही मंदिर परिसर में 7 पंडितों की उपस्थिति में करीब 1 घंटे से अधिक समय तक विशेष हवन अनुष्ठान किया। इस दौरान माधवी लता ने कहा है कि मेरी तो शक्ति और हिम्मत और बढ़ गई है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो गलत जीत का त्योहार मना रहे हैं। अपने देश के लिए एक प्रगति, उज्जवल भारत, भविष्य भारत, भाग्यपूर्ण भारत, अखंड भारत बन जाए से मां बगलामुखी और उज्जैनी महाकाल के आशीर्वाद से, इसी प्रकार से ऐसे ही नेक और उच्च नेता, वरिष्ठ नेता के संरक्षण में, नेतृत्व में यह देश उज्जवल भारत बन जाए।
वहीं 24 जून को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। रानी दुर्गावती के जन्म शताब्दी समारोह पर मौके पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव महाकौशल को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं और इस कार्यक्रम के लिए जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के मौके पर जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 24 जून यानी कि कल जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम होगा, जहां की तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये मुख्य आयोजन यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जो प्रदेश स्तरीय होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होगी रानी दुर्गावती के समाधि स्थल यानी कि नरई नाला में जो समाधि स्थल है वहां पर माल्यार्पण करने के बाद फिर मुख्यमंत्री का काफिला जो है इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य मंच यहां पर एक बनाया जा रहा है। चूंकि बारिश का मौसम है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है, पूरा वाटरप्रूफ पंडाल यहां पर तैयार किया जा रहा है। और चूंकि जो रानी दुर्गावती थी वो आदिवासियों की जननायक कहलाती हैं, एक शहीद कहलाती है, तो इस लिहाज से इस कार्यक्रम को और भव्यता देने के लिए यहाँ पर न केवल जबलपुर बल्कि आसपास के तमाम जिलों से आदिवासी खासकर यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे। इसके साथ साथ रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जो ठीक इस मंच के पीछे एक बड़ा एरिया है जहाँ पर जो एक बड़ा रूम बनाया जा रहा है, एक प्रदर्शनी स्थल बनाया जा रहा है, जहाँ पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित तमाम चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। और इन सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित शौर्य यात्राएं भी जबलपुर पहुंचने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम होगा और यहाँ से जो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद इस कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर समेत पूरे महाकौशल को कई सौगातें भी दें। चूँकि रानी दुर्गावती के जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तो इसलिए हर महीने उनके नाम पर एक बड़े बड़े कार्यक्रम होना है। लेकिन चूँकि बलिदान दिवस है, इस लिहाज से इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री बहुत बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने पोस्ट में लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। उनके आदर्शों पर चलते हुए हम समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्पित हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी दफ्तर के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर और बीजेपी नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी ने और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश में दो ऐसे असमयी मृत्युआं हुई जिनको मर्डर करके पुलिस केस में दर्ज किया गया, लेकिन इसके संबंध में आज भी ये तथ्य सामने नहीं लाया गया कि वो कौन कौन इसमें जवाबदार है और इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी अपनी सरकार में इस जम्मू कश्मीर की धारा 370 जिसके माध्यम से देश ने अभी तक की सबसे बहुत बड़ी विभीषिका सहन की है, 40,000 से ज़्यादा निरपराध लोग जिसमें मारे गए, ऐसे उस 1951-52 में जो मुद्दा बताया गया था उस धारा 370 के कलंक को धोने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। हम अपनी इस भूमिका को भी स्मरण रखेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के प्रति सच्चे अर्थों में ये हमारी श्रद्धांजलि भी हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में पौधारोपण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज से एक अद्भुत अभियान शुरू हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसलिए पर्यावरण बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है वृक्षारोपण। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। बारिश के शुरू होते ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी प्रयास शुरू किए जाते हैं। निगम भिलाई क्षेत्र के कॉलोनियों में बने हार्वेस्टिंग चैम्बर्स की सफाई कर उसे रिचार्ज कर दिया गया है। साथ ही टीम ने ऐसे चैम्बर्स का निरीक्षण भी किया। यही नहीं, बच्चों में जागरूकता लाने को लेकर भी तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बचपन से पानी बचाने के तरीकों को विशेषज्ञों ने बताया और फाइट द बाइट अभियान के तहत घरों के आसपास जमा होने वाले पानी को भी खाली करवाया गया। जो भी घर बनते टाइम हर एक इंडिविजुअल हाउस में उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न रखा है। हर एक टावर में भी उन्होंने प्रोविज़न रखा है। अभी पिछले 4-5 साल में हमारी ये रही है कि हर साल जब हम बारिश पहली होती है उसके बाद हम उसको रिचार्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो नगर निगम भिलाई, जिला प्रशासन कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार, कमिश्नर सर, ध्रुव सर के निर्देशानुसार पूरी नगर निगम की टीम जा रही है, कॉलोनियों में जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रही कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस प्रकार से करना है। और साथ में एक चीज़ और बताऊं कि पानी हम बना नहीं सकते, पानी को हम बचा सकते हैं। जिस तरह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए एक ही मात्र माध्यम है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल, कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब ही यही है कि वर्षा के पानी को कैच किया जाए, रखा जाए, उसको संरक्षित किया जाए। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में अब कुछ ही दिन का समय बचा है और इससे पहले इस्कॉन मंदिर में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष अनुष्ठान किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को दूध, दही, शहद, जल से स्नान करवाया गया। आपको बता दें कि 7 जुलाई को धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जानी है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 7 जुलाई को धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इसके पहले इस्कॉन मंदिर पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशेष अनुष्ठान किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को दूध, दही, शहद और जल से स्नान करवाया गया। भगवान को स्नान करवाने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपराओं से लेकर के इस देश की आध्यात्मिक परंपराओं में बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। उसी प्रकार से ये जगन्नाथ जी का बड़ा उत्सव है और भगवान का अभिषेक है। हम विभिन्न प्रकार के अभिषेकों से भगवान को सुसज्जित करते हैं और भगवान को आरती उतारते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से स्नान मंडप तक लाया गया। समारोह से पहले पुजारियों ने कुछ पूजा और अनुष्ठान किए। जगन्नाथ मंदिर के 3 मुख्य देवताओं के विग्रह को स्नान कराने के लिए सुगंधित जल के घड़ों का उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूल, चंदन, केसर, कस्तूरी को स्नान जल में मिलाया जाता है। स्नान की रस्म पूरी होने के बाद भगवान को सादा वेश पहनाया जाता है। दोपहर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों को फिर से हाथी वेश यानी भगवान गणेश के रूप में स्नान करवाया जाता है। भजन कीर्तन के साथ भक्तों ने भगवान को जल से नहलाया और श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। बहुत पहले सतयुग में सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह प्रकट हुआ था वो उज्जैन के राजा इंद्रधुम्न महाराज के द्वारा ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और उसके पहले स्नान हुआ था। और उस स्नान, क्योंकि सबसे पहले भगवान को देखा लोगों ने, इतना स्नान कराया कि भगवान बीमार हो जाते हैं। आज का जो अनुष्ठान है वो प्रातः से चल रहा है। 9:30 बजे से भगवान का जो अभिषेक आरंभ हुआ है और ये अभी चल ही रहा है। इसके बाद भगवान गजवेश में दर्शन देंगे। मान्यता है कि पूर्णिमा स्नान में ज्यादा नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनका उपचार 15 दिनों तक किया जाता है। इस दौरान उन्हें कई औषधियां दी जाती हैं। इसके बाद पूरे 14 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकेंगे। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के कपाट भी बंद होंगे। 15वें दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।